का सारथी। मुख्यमंत्री धामी का उत्तरकाशी दौरा। डामटा में 22वें राज्य स्तरीय मेला में सीएम धामी ने की शिरकत। सांस्कृतिक विकास मेले को किया संबोधित। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बगवाल पीएम मोदी ने धूमधाम से मनाया इगास पर्व। अनिल बलूनी के आवास पर किया गौ पूजन। हरिद्वार में सीएम धामी नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम और हर की पैड़ी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी ने खेला क्रिकेट। हर की पैड़ी में भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम। सीएम धामी ने की शिरकत। 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक जले दीपक। उत्तराखंड के 2 शहरों में कूड़े से बन रही बिजली। रुद्रपुर और मसूरी में वेस्ट टू एनर्जी मॉडल के तहत काम हुआ है शुरू। यूपीएनएल कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच। नियमितीकरण न होने पर जताया विरोध। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। धक्का मुक्की भी हुई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत उत्तरकाशी की खबर से करेंगे, जहां पर सीएम धामी क्रीड़ा समारोह में शिरकत की है सीएम धामी ने। और 22वां यमुना घाट क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह डामटा में 22वां यमुना घाटी क्रीड़ा समारोह हुआ है। सांस्कृतिक विकास समारोह किया गया और अब सीएम का आयोजक समिति ने फूल मालाओं के साथ स्वागत सत्कार किया। तो समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीएम धामी। विकास के लिए हमने कठोर निर्णय लिए हैं। सीएम धामी का ऐसा कहना है और उन्होंने कहा कि हमने यूसीसी और नकल विरोधी कानून भी लागू किया। 2.5 सालों में 18,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। डामटा में खेल मैदान और हेलीपैड बनाने की घोषणा की। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को और खबर विकासनगर से है, जहां पर बीते साल बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुए पथराव और बवाल के बाद फंडिंग का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद लंबे समय तक कोई कार्रवाई न किए जाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के बाद जन संघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने फंडिंग मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर आला अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। रघुनाथ सिंह ने नेगी का कहना है कि इस मामले को करीब 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इस मामले में क्या जांच हुई है और क्या कार्रवाई हुई है कुछ पता नहीं चल सका है। नेगी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन एसएसपी ने इस मामले में फंडिंग की बात करते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जल्द सरकार से मिलकर कार्रवाई की मांग करेगा और जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
तो विकास नगर से खबर है, पथराव और बवाल के बाद फंडिंग का मामला सामने आया। सुनवाई नहीं होने पर संघ ने धमकी भी दी है और कार्रवाई करने की बात कही है। तत्कालीन एसएसपी ने फंडिंग पर आरोप भी लगाए थे और बेरोजगार संघ के आंदोलन पर फिर मोर्चा संभालते नजर आए हैं। तो मोर्चा संभाला गया है और पथराव और बवाल को लेकर के विवाद हो रहा था। और खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने पुलिस अधीक्षक और अजय सिंह और रेखीय विभाग के अधिकारियों के साथ शहर में जन सुविधा के मद्देनजर जिला अधिकारी कैंप कार्यालय में देखा जा रहा है कि दोपहिया वाहन से शहर का संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया है। और इस दौरान राजपुर रोड से घंटाघर होते हुए एमकेपी चौक, आराघर, रिस्पना पुल, कारगी चौक, आईएसबीटी लालपुर और सहारनपुर चौक होते हुए प्रिंस चौक तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला सुरक्षा के मद्देनजर पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावना, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहा का निर्माण और सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था, सड़क, ड्रेनेज आदि समुचित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये हमारा निरीक्षण के इनिशिएटिव का द्वितीय चरण था, जिसमें आज कारगिल, रिस्पना, आईएसबीटी वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो, कुछ पार्किंग स्पेसेस, लॉट्स कहीं पे हम चिन्हित कर लें, कहाँ पे जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आवागमन रहता है तो वहाँ पर पिंक बूथ्स हम एस्टेब्लिश कर लें। और इसी तरह से पिंक टॉयलेट्स, क्योंकि बहुत स्थानों पे, चौक चौराहों पे और जो बिजी हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे देखा गया कि पेडेस्ट्रियंस का या हमारे जो स्टैंड्स हैं, बस स्टैंड्स, ऑटो स्टैंड्स, जहाँ पे बोर्डिंग डिबोर्डिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए खासकर टॉयलेट्स की सुविधा, उचित सुविधाएं नहीं है। सो पिंक टॉयलेट्स का भी 6-7 स्थान पे चिन्हीकरण किया गया है। उसी के साथ कुछ ट्रैफिक लाइट्स जो हमारी अभी रिपेयर होने योग्य हैं उनको मार्क कर लिया गया है, वो हमारी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे शहर भर में, यहाँ पे नई ट्रैफिक लाइट्स की भी आवश्यकता है, तो उसका भी प्रस्ताव कप्तान साहब हमें प्रेषित कर रहे हैं। उसको भी हम PPP मैकेनिज्म से लगवाएंगे, जिसमें पब्लिसिटी राइट्स मिल जाते हैं डेवलपर को और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कैपिटल कॉस्ट बच जाती है, इंस्टॉल हो जाती है ट्रैफिक लाइट्स। और खबर देहरादून से है, जहां पर उपनल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के सचिवालय की ओर कूच किया है। प्रदर्शनकारियों ने परेड मैदान, कॉन्वेंट रोड से गुजरते हुए सचिवालय के पास पहुंचे और जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद नाराज उपनल कर्मी वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए। वहीं कुछ ही देर बाद तो मुख्य सचिव ने उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, सचिवालय बुलाया है और जहां वार्ता में मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है और इसलिए तत्कालीन बताया जा रहा है, इसलिए तत्काल इस विषय पर निर्णय नहीं किया जा सकता। 24 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी और यह बैठक 20 नवंबर को हो सकती है। करीब 1 घंटे तक चली वार्ता में कोई ठोस समाधान नहीं निकल कर आया है और आचार संहिता के पेच को देखते हुए उपनल कर्मी भी सहमत हो गए हैं। मैं महासंघ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं इस वक्त, मेरा नाम है। हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी SLP राज्य सरकार की खारिज हो गई है और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। 1 महीना होने को है, आज 11 तारीख हो गई है। राज्य सरकार से हमने अनेकों माध्यम से प्रयास किया बात करने का, प्रत्यावेदन दिया, मांग पत्र दिया अपना कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है और
हाईकोर्ट का निर्णय है उसको सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए, सबको समान काम समान वेतन मिले, सबको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, क्योंकि हम वो कर्मचारी हैं 15-20 साल से इस राज्य के साथ में काम कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हमने काम किया है, राज्य की हर व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी भूमिका हमारी है। और इसी के साथ ही खबर कोटद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों का 36 घंटे के भीतर निराकरण करना होता है। यदि तय समय पर उसका निराकरण नहीं हो सकता तो इसका भी स्पष्टीकरण भी देना होता है। कोटद्वार तहसील के एसडीएम सोहन लाल सैनी की माने तो तहसील में जितनी भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त हो रही हैं, उनका सभी अधिकारियों को समय पर निराकरण जो है कराने के आदेश दिए गए हैं। सभी को मालूम है जो भी पोर्टल पर शिकायतें होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं। 36 दिन के अंतर्गत उनका जो है निराकरण किया जाना होता है, और जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है समय समय पर जो है बैठक ली जाती है और त्वरित गति से जो है उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग उसको 36 दिन के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि उसका जो है निस्तारण हो जाए। तो सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि उनकी जाँच करके और जो उसका समस्या का जो है निस्तारण कर सकें। और उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के बीच राज्य में एक बार फिर यूसीसी पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं करा पाई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहती है और हटाने के लिए यूसीसी की आड़ ले रही है। विपक्ष का कहना यह भी है कि यूसीसी जनता की मांग नहीं है, जनता की मांग रोजगार, सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की है, जिसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया। सत्ता पक्ष का तर्क है कि यूसीसी जल्द होगा। सरकार ने बताया जा रहा है कि सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए 4 जो सदस्यीय समिति है उसका गठन किया है और यह समिति तकनीकी पक्षों पर विचार करेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। अब सवाल यह है कि क्या यूसीसी असल मुद्दों से ध्यान हटाने का एक तरीका है? देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने का दावा किया था। वहीं 9 नवंबर को स्थापना दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। ये समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। नहीं, देखिए यूसीसी के लिए जो नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव हैं और
वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने झूठा प्रचार मंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। ये आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर अब आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये आधा अधूरा बिल है और ये बिल में तमाम खामियां हैं, प्रोविजन उसमें बहुत गलत थे, जिसमें प्रोविजन में उनकी हालत पतली हो गई। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आने लगा है कि हम 1 साल में मूल निवास यहाँ पर दे देंगे तो उत्तराखंड के लोग इतने सीधे हैं, लेकिन अगर वो उत्तेजित हो गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हिलाया है। अभी धामी सरकार की इतनी मजबूत से वो बात नहीं थी, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो यूसीसी लागू कर दें। हमें मालूम था कि ये इनके यूसीसी केवल ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जाति धर्म पर ये लोगों को बांटना चाहती है। ये राष्ट्रीय पार्टियां इसलिए यहाँ पर स्थापित हैं, इन्होंने काम नहीं करना है, केवल अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर ये काम करते हैं। यूसीसी के माध्यम से ये अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे, वो हमने नाकाम किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध किया, उसको लेकर, उन प्रोविजनों को लेकर हम जनता के बीच में गए और अभी भी जा रहे हैं। हम लोग निरंतर इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। वहीं अब करीब 1.5 माह बाद 2024 की विदाई होने जा रही है, लेकिन अब तक यूसीसी को सरकार लागू नहीं कर पाई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। बता दें कि राज्य के बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जबकि स्थानीय जनता ने सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर हरिद्वार में आंदोलन किया है। लोगों की भारी भीड़ इस आंदोलन में देखने को मिली है। देखिए, आज गांधी पार्क में राज्य गठन के दिन 9 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास हम कूच करने जा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि आज प्रदेश के युवाओं को, आज राज्य के युवाओं को जगह जगह रोका जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो युवा घरों से बाहर निकल रहा है, कोचिंगों से बाहर निकल रहा है, उन युवाओं को जो है रोका जा रहा है। और बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उनको कहा जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, अबे किसके कहने पे जा रहा है। ये शब्द जो है पुलिस वालों के हम युवाओं के लिए निकल रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। एक तरफ हम अपना राज्य गठन का दिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के युवा सड़कों पर है, उनको रोका जा रहा है, हमारी जनसंख्या को यहाँ पर ढीला किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के युवाओं ने ठान लिया है, आज प्रदेश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि ये जो हरकतें करेंगे उस हरकतों का जवाब दिया जाएगा, सड़कों के माध्यम से दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी कि भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आप उम्र सीमा बढ़ा दीजिए। प्रदेश की जनता सख्त भू कानून मांग रही है, प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, प्रदेश की जनता पीने का पानी मांग रही है, प्रदेश की जनता मरते हुए लोग जो एक्सीडेंट में हैं वो एक्सीडेंट में लोग न मरें, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को बसें मिलें, सड़कों की हालत दुरुस्त हो, वो मांग रही है। सरकार यूसीसी का राग अलाप रही है, सरकार को कुछ नज़र ही नहीं आता। सरकार को मतलब ही नहीं है अच्छी सड़क से, अच्छी परिवहन व्यवस्था से, सरकार को मतलब ही नहीं है लोग जाए भाड़ में, लोग मरते रहें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, यूसीसी करना है, सरकार को मंदिर मस्जिद करना है, लव जिहाद करना है, लैंड जिहाद करना है, थूक जिहाद करना है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं उन पर सरकार कोई काम करे। कुल मिलाकर राज्य में रोजगार और सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के गुमराह करने के चलते सड़कों पर यह आंदोलन देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं कर रही। क्या यूसीसी का सहारा लेकर सरकार जनता का ध्यान भटका रही है? आखिर 2 साल बाद भी यूसीसी का इंतजार क्यों खत्म नहीं हो रहा? देखना होगा यूसीसी पर आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर उत्तरकाशी से है। जिले के डामटा में 12 नवंबर को आयोजित 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को सुबह 10:50 पर हेलीकॉप्टर से सूरत स्टेडियम में डामटा यानी कि कांडी पहुंचेंगे और इसके बाद 11 बजे मेले में प्रतिभाग करेंगे, जहां वह विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगभग 40 मिनट का रहेगा, जिसके बाद वे 11:40 पर रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। मेले में उनकी उपस्थिति से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर विकास खंड कपकोट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का निर्माण कराया गया और इस मौके पर विधायक सुरेश गाढ़िया और क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने वीरांगनाओं और पूर्व फौजियों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया है। कहा है कि देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों और सेनानियों से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से कपकोट क्षेत्र निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अमरवीर शहीद हैं, जिन्होंने हमारी सरहदों को सुरक्षित करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है, ऐसे अमर शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से आज हमने इस कपकोट के ऐतिहासिक ब्लॉक में माननीय ब्लॉक प्रमुख भाई गोविंद सिंह दानू जी के नेतृत्व में इस सैन्य धाम का जो है यहाँ पर स्मारक का लोकार्पण किया है और हम जितने भी इस कपकोट विधानसभा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस ब्लॉक में जितने भी लोग निवास करते हैं, तो वहाँ के सभी अमर शहीदों को यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कपकोट के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश गढ़िया जी थे, जो यहाँ के विधायक भी हैं और वह लोकप्रिय हैं। और आपके द्वारा जो यहाँ पर हमारे द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल का लोकार्पण किया गया, काफ़ी समय से इसकी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर इस विकासखंड कपकोट के अंदर विधानसभा के अंतर्गत हमारे अमर शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कई बार स्मारक स्थल नहीं था। तो हमारे द्वारा जो 1972 का स्मारक यहाँ पर पटल था, उसको अपग्रेड किया गया, उसको जीर्णोद्धार करके उसको पूरा स्थापित किया गया, जिससे कि कल विकासखंड कपकोट के हमारे समस्त अमर शहीद जवानों के जो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। और हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया है कि उनके द्वारा परिवहन विभाग का सत्यापन कराया गया है और वह यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं। उसके बावजूद सीपीयू और पुलिस उन्हें जगह जगह रोक करके पुलिस सत्यापन के नाम पर परेशान करके चालान काट रही है। आईटी वाले सर बैठे हुए हैं सर, हम तो कोई पैसे वाले तो है नहीं सर, मजदूरी वाले। ये वर्दी बनाओ किसने कहा? ये सर ये पुलिस वालों ने ही सर लोगों ने कहा है हमारे से ये वर्दी बनाओ। अब उसके बाद ऑप्शन डाल दिया कि लाल वर्दी बनाओ सर। हम और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।